बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तारिक डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नासिर, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि रियासत के रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, हर एक पाकिस्तानी की जानो माल सबसे मुकदम है। तो दूसरी जानिब निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी साहब ने कहा है कि गैर कानूनी मुकीम शहरियों को 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी जाती है कि वो अपने वतन वापस लौट जाएं, उसके बाद ना जाने वालों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम केस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाप्त हुई, जो कि पीर तक के लिए मुलतवी हो गई है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी साहब ने कहा है कि गैर कानूनी मुकीम जो शहरी हैं वो 1 नवंबर की उनको डेडलाइन दी जाती है कि अपने वतन वापस लौट जाएं, और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाप्त हुई है। क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो बरसा बरस का मसला है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के हालात कई दहाइयों से ख़राब हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नंबर क्या है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग जो हैं वो पनाह के लिए, या और ज़ाहिर है कि वहाँ के हालात ख़राब रहे तो यहाँ के वो आबाद हो गए। मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी जनरेशन अब उनकी हैं, इतने साल उनको हो गए यहाँ पे। तो उसमें असल जो बात है वो ये है कि वो यहाँ पे हमारे मेहमानों के तौर पे रहे इस तमाम अरसे में, और ये हमारा फ़र्ज़ भी था कि हम उनको पनाह दें, क्योंकि अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब थे। पहले वहाँ पे एक मतलब 2 पावर्स के दरमियान लड़ाई हुई और उसके नतीजे में सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि वहाँ पे तालिबान जो हैं वो अमेरिका और नेटो वफाद के साथ लड़े। लेकिन अब यह है कि अब वहाँ के अफ़गानिस्तान के ग़ालिबन कई दहाइयों के बाद ऐसे हालात हैं कि अफ़गानिस्तान की तामीर नौ करनी है, और अफ़गानिस्तान की जो तामीर नौ है वो अफ़गानों ने ही करनी है। वही लोग अपने मुल्क को उन्होंने बनाना है, और इस तरह से बनाना है कि उनके लिए मौक़े बहुत पैदा हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जाके और किसी पत्थरों के ज़माने में उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारनी है। वहाँ मौक़े बहुत पैदा हो रहे हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं वो आने वाले दिनों में सरमायाकारी करेंगे, मुख्तलिफ़ वहाँ पे मंसूबे, तो उसमें अफ़गानों ने हिस्सा लेना है। तो अब वो जो हिस्सा लेना है तो वहाँ अब ये एक पूरा आप समझें कि उनको भी ये बात अब समझनी है कि शायद वहाँ उनके लिए ज़्यादा मौक़े हों, क्योंकि एक तो अपना मुल्क है, अपना वतन है, फिर सरमायाकारी हो रही है, फिर अपना एक अपना मुल्क होता है बहरहाल। तो उन्होंने वहाँ जाके उसको बनाना है अपने मुल्क को, और उसके लिए चाहे पाकिस्तान हो, देखिए पाकिस्तान अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक मुल्क है जी। और पाकिस्तान के साथ उनकी हमारी अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत, फिर आगे वस्ती एशिया तक मंसूबे, फिर बहुत कुछ यहाँ पे होना है। तो उसमें ये जो जराइम पेशा अनासिर है ना, इनको हमने अलग करना है, और इनको अलग करना है दोनों मुल्कों ने मिलकर। और ये पूरा जो कुछ होता रहा पिछले कई दहाइयों में अफ़गानिस्तान में, उसके नतीजे में एक आदत सी पड़ गई कि जी ये तो कहते हैं ना न्यू नॉर्म्स। अब वो न्यू नॉर्म्स नहीं बल्कि वो नॉर्म्स बन गए कि जी स्मगलिंग तो करनी है, पैसा तो जाना है, गाड़ियाँ तो यहाँ से छीनेंगी तो बिकेंगी। और इसमें ये सिर्फ अफ़गानिस्तान के लोगों की बात नहीं हो रही, इसमें पाकिस्तान के लोग भी बराबर के शरीक रहे हैं। तो यहाँ से जनाब बंदरगाह से निकलेंगे और उसके बाद ये कराची मुख्तलिफ जो पोर्ट्स हैं वहाँ से निकलेगा सामान और जाएगा, और वहाँ से होगा, और चीनी और गंदम की स्मगलिंग हो रही है, तो यहाँ के लोग भी तो मुलविस नहीं है ना। तो हम सिर्फ अफ़गानों को नहीं कह रहे, इस वक्त बात जो है वो अफ़गानों को नहीं कहा जा रहा कि जी अफ़गान नहीं करेंगे, अफ़गान ही करते हैं, अफ़गान नहीं। अफ़गान उसका उस पूरे जो एक नेक्सस है उसका एक हिस्सा है। यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनकी फेंटी मारना हमारा काम है, और वो मारी जा रही है, ठीक है। कि यहाँ पर जो डॉलर खोर छुपाया हुआ है, किसी ने चीनी चोरी की हुई है, किसी ने, वो मुस्तकिल काम हो रहा है, गंदम वो इधर हो रहा है। लेकिन उधर से आए हुए जो लोग हैं उनको हम ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो वहाँ जाके, वो ऐसा नहीं हो रहा कि कोई ज़बरदस्ती डिपोर्ट, मतलब एक तरीके के साथ यकीनन इसके मैकेनिज्म होगा, हमारे पड़ोसी हैं, हमारा बड़ा अच्छा उनका मैकेनिज्म, वहाँ जाके आबाद हों। और यहाँ पर वो लोग ख़ास तौर पे जो इल्लीगल हैं, यानी एक इल्लीगल से मुराद ये है कि एक शख्स ने कई और ये मैंने फिर दोबारा बात की कि मैं सिंगल आउट नहीं कर रहे अपने अफ़गान भाइयों को,
इसमें हमारे यहाँ के लोग भी मुलविस हैं, ठीक है ना, यहाँ के लोग भी मुलविस हैं। लेकिन एक नेक्सस बन गया है साल साल से कि जैसे एक ज़माने में फाटा में इलाका गैर होता था कि वहाँ पर जी बस कोई दाखिल नहीं हो सकता, वो फिर वहाँ पर उसका नतीजा निकला कि ये मंगल बाग टाइप क्रिमिनल करैक्टर्स और मुख्तलिफ, किसी ने तालिबान का भेद बदला हुआ है, किसी ने कुछ बदला हुआ है, किसी इन्होंने जन्म लेना शुरू किया। और ये इसमें फिर जो है वो जाहिर है कि एक जंग चल रही है, असला आ रहा है, असला बिक रहा है, पैसा भी आ रहा है, पैसा भी इधर उधर जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अब वो एक चैप्टर, बड़ा चैप्टर तारीख का वो क्लोज हो रहा है। और क्लोज ये हो रहा है कि अफगानिस्तान में अमन, और अफगानिस्तान का अमन और पाकिस्तान में अमन, और दोनों के दरमियान ताल्लुकात का एक मैकेनिज्म कि ये जी सर बॉर्डर है, जैसे देखें ना हमारे आखिर ईरान के साथ भी तो है बॉर्डर, हमारा इंडिया के साथ भी है, लेकिन एक मैकेनिज्म है ना जी। तो वही इसी किस्म का मैकेनिज्म, लेकिन एक दोस्ताना मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ से तिजारत होगी, यहाँ से बहुत कुछ होगा, वो अफगानिस्तान के साथ हो, और जराइम पेशा अफराद को हम पकड़ लेंगे वरना वो पकड़ेंगे, या जो भी कुछ होगा, ये इसको दहशतगर्दी को ख़त्म करना होगा। तो ये बात तो एपेक्स कमेटी में हुई है और बड़ी क्लैरिटी के साथ हुई है, और वो बज़ाहिर आपको ये भी लग रहा है कि उसमें सख्ती है, क्योंकि ये फैसले सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन इसमें एक मोहब्बत का फैक्टर भी है कि अपने इलाकों में जाके अपने इलाकों को आबाद करें, वहाँ बनाएं। पाकिस्तान भरपूर मदद करेगा और पड़ोसी ममालिक भी भरपूर मदद करेंगे, और सब चाहते हैं कि अफगानिस्तान आगे तरक्की करे, लेकिन तरक्की करने के लिए इन जराइम पेशा अफराद को, जो कि वहाँ से कभी आके इधर मार देते हैं, कभी इधर से जाते हैं उधर मार, और यहाँ पर उन्होंने चूंकि एक, मैंने आपसे कहा ना, नॉर्म्स बने हुए हैं कि यार कोई क्या मसला है, कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरी तीसरी नस्ल चौथी नस्ल उनके साल साल से वो बेचार, और बड़ा उन्होंने बड़े वहाँ पे बुरे हालात देखे हुए हैं। तो ये, लेकिन अब चूंकि हालात बेहतर हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे दहशतगर्दी में जो कि वो अनासर मुलविस हैं, अच्छा ये ऐसे भी अनासर हो सकते हैं जिनके ऊपर हाथ डाला जा रहा हो, यानी मिसाल के तौर पे कोई स्मगलिंग कर रहा हो, कोई, क्योंकि इनका कोई यानी कहना चाहिए कोई नजरियाती पार्टी वार्टी नहीं है, ये चोर चक्के हैं बेसिक बुनियादी तौर पे। तो इनके ऊपर अगर हाथ पड़ रहा है, देखिए ना, खुदकुश हमला और ये और वो, अच्छा ये अब आप कहेंगे कि कोई नजरियात का मसला है, नजरियात के भी हो सकते हैं, लेकिन वो उसमें जो है वो एक, आप इस तरह से समझें, ये हमने खुद देखा हुआ है, जब ये वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी तो बाकायदा ये था कि जी वो खुदकुश हमलावर बच्चों को एक ख़ास जगह बिठा के और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तो उस तरह के कोई कैंप्स नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है कि जी आप जाके धमाका करोगे तो ये होगा, तो ये सब कहीं नज़रियाती तौर पे भी उनको ख़राब किया जाता है, ज़हनी तौर पे भी, और साथ ही कहीं जराइम पेशा अनासर भी होते हैं कि वो चाहते हैं कि ये मैसेज आए तो देखो जी रियासत तो बिल्कुल ठुस हो जाएगी और हमारी बात मान लेगी। तो असल बात यह कि दहशतगर्दी के वाक़यात तो पेश आ रहे हैं, लेकिन अगर सरेंडर कर गए आप, उनकी बातें मान ली आपने, तो फिर तो वो तो बादशाह बन जाएंगे। तो ये मामला जो है जहाँ पे सख्ती की ज़रूरत है वहाँ पे शदीद सख्ती। अभी आज एक वाक़या मेरे ख्याल से और भी हुआ है, ISPR की प्रेस रिलीज आ रही थी कि मारा गया कुछ लोगों को, और ये जहाँ पर सख्ती की ज़रूरत, सख्ती और सख्त सख्ती, और जहाँ पे प्यार मोहब्बत और ज़ाहिर है कि सफारती ताल्लुकात हमारे बड़े अच्छे अफगानिस्तान के साथ और आइंदा भी रहेंगे हमेशा, तो वो अपनी जगह। और आप ये देखें कि तालिबान ने उस दिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कह दिया था हम नहीं है, जब ये धमाका हुआ था ईद मिलादुन्नबी के रोज़, तो उन्होंने कहा था हम इसमें नहीं है, तो फिर कौन से अनासर हैं, तो जराइम पेशा अनासर हैं। और आज मैं आपको एक बात ही बताऊं कि जब ये एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा था, तो इस दौरान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक अलामिया हमारे सामने, उसको भी हम रखें, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ये अलामिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इस वक्त, जो मैं बार बार कहता हूँ कि स्ट्रेटजिकली, रीजनली, ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान बिल्कुल ठीक जा रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ हमारे अंदर है। ये जो जिसको लफ्ज़ बदमाशिया कहता हूँ ना, स्मगलिंग और चोर बाजारी और ये वो सब। अब जनाब आप देखेंगे 1 अक्टूबर का ये है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, ये क्या कह रहे हैं, कर्टन रेजर, फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट टू तिब्बत फॉर अटेंडिंग द ट्रांस हिमालय फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यानी हमारे जो वजीर खारजा हैं जलील अब्बास जलानी साहब, वो चीन के वजीर खारजा वांग ली के दौरे पे इस वक्त चाइना में हैं, 4 से 5 तारीख को चाइना में होंगे वो, और ट्रांस हिमालय फोरम का कर्टन रेजर हो रहा है। ये 2018 में बना था, लेकिन 2019 में कोविड आ गया,
तो इसकी आखिरी एक मीटिंग हुई और उसके बाद अब हो रही है। लेकिन इसमें शरीक कौन कौन हो रहा है? अगर लास्ट पैराग्राफ देखें आप, ये तिब्बत में हो रहा है। तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश के शुमाल में इंडिया के बॉर्डर से थोड़ी ही दूर तिब्बत में, यानी ये अब मुझे नहीं पता कि तो नई दिल्ली में किस तरह से इसको देखा जा रहा होगा, लेकिन आप देखें इसमें शरीक कौन कौन होगा। जलीलाबाद जिलानी जो है वो ओपनिंग सेरेमनी से खिताब करेंगे। ट्रांस हिमालय फोरम, अभी मॉस्को फॉर्मेट था, ये ट्रांस हिमालय है। और मुलाकात किस किस से होगी वहां पे? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मंगोलिया, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना और इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, अमीर खान मुत्तकी साहब भी वहां पे पहुंच गए हैं। तो बात यह है कि हमने सफारती तौर पे भी हम बिल्कुल ठीक है, इसका सफारतकारी के साथ या मुल्कों के साथ, ये हैं जराइम पेशा नासिर, ये हैं वो जो स्मगलर, ये हैं जो चीनी बेचते हैं। मैंने कहा ना इसमें हमारे लोग भी हैं। इधर हमने ठुकाई करनी है, उधर वो देखें, उधर से इधर किसी को नहीं आना चाहिए। ये बॉर्डर सील होके वो वहाँ तरक्की, वहाँ की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है उनके लिए दुनिया भर में कि भाई यहाँ पे इनके फंड्स को छोड़ा जाए, इनको यहाँ पर स्कूल बने, वो लोग भी ग्रेजुअली इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर। देखिए ना, मॉस्को में वो थे, अब चाइना जा रहे हैं, चाइना पाकिस्तान, यानी चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है ना, मंगोलिया भी है, लेकिन ये तीन अहम ममालिक, और तीनों के वज़रा ख़ारजा की मुलाकात दो रोज़। तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात हैं वो आने वाले दिनों में बेहतर होंगे, बेहतर हैं एक्चुअली। ये जराइम पेशा अफराद हैं और ये मैकेनिज्म बनाना ज़रूरी था। देखिए हमारे यहाँ भी तो प्रॉब्लम हो रही है, चीनी जाती है, चीनी वापस आती है, गंदम जाती है, गंदम, ये उनके लिए नहीं मसला सिर्फ, ये हमारे लिए भी मसला है। और फिर उधर दहशतगर्द, इधर से उधर, तो एक मैकेनिज्म बने। पासपोर्ट कौन कहाँ का है, किधर है, एकदम से ये ठीक नहीं होगा सारा मामला, लेकिन ये ग्रेजुअली आप देखें कि इसकी अगर तारीख दे दी है 1 तारीख, तो ये 1-2 महीने के अंदर एक तारीख दे दी, उससे पहले सारा कुछ हो जाएगा। और उसके बाद आपको इतना सुकून हो जाएगा अगले कुछ अरसे में, आपको लगेगा तो बहुत बड़ा, जैसे पड़ोसी मुल्क प्यार मोहब्बत से रहते हैं और अच्छी तरह से रहते हैं, वैसे हम इंशाल्लाह अफगानिस्तान के साथ रहेंगे, अफगानिस्तान हमारे साथ रहेगा। तो ये इसको मतलब हम सारा अफगानों में नहीं डाल रहे, इसमें हमारे लोग भी हैं और उनको भी यहाँ पकड़ा जा रहा है। ये ऑपरेशन तो यहाँ पर भी तो हो रहा है ना, पाकिस्तान में भी। और पाकिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहा है उसके असरात इस तरह से सामने आएंगे कि पहले ये था कि 250 रुपये तक डॉलर जो है वो जाएगा, और लेकिन अब जो है ये बात की जा रही है कि ये शायद 200 रुपये तक लाया जाए अगले कुछ अरसे में। पकड़ धकड़ जो हो रही है और छापे पड़ रहे हैं, और ये मजीद तेज़ी इसमें आ जाएगी। एपेक्स कमेटी का जो इजलास है उसमें अगर आप जो सरफराज बुगटी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप उसमें देखें जो आर्मी चीफ की गुफ्तगू है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़ीरो टॉलरेंस है बहुत सारे मामलों पे, खासतौर पे दहशतगर्दी, और दहशतगर्दी के साथ ही फिर स्मगलिंग, क्योंकि एक ही पूरा चलता है ना, स्मगलिंग और चीनी चोर और गंदम और आगे पीछे दाएं बाएं, तो ये पूरा एक ऑपरेशन है जो कि पूरे मुल्क में भी जारी है और तेज़ हो जाएगा आने वाले दिनों में। और उसके साथ ही जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये वो सारा ये सब कुछ ठीक होगा। और उसके साथ ही फिर डॉलर जो है वो अगर 200 रुपये 250 रुपये 286 पे आ गया था आज, कोई 20-25 रोज से गिर रहा है मुसलसल, ऐसे ही है। तो ये कम होता है तो फिर उसके नतीजे में ज़ाहिर अपनी आपकी पेमेंट्स, आपके कर्जे, आपकी बाकी चीज़ें वो सारी ग्रेजुअली बेहतर होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात, मुल्क की सियासत, मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी, शाहिद खान अब्बासी साहब ने उनसे मुलाकात की है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो 21 तारीख को है, लेकिन उसके हवाले से हम एक बस खबर देते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं, क्योंकि जब कोई जैसे बात इस प्रोग्राम में हुई थी कि जी मरीम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ साहब एक मैसेज लेके गए हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ें सामने आ गई। इसी तरह दुबई के अंदर मुलाकात होनी थी जब जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की, तो मैंने कहा था कि बात नहीं बनी दोनों शख्सियात के दरमियान, तो बस वो इस तरह से। अब ये है कि एक बात आगे करते हैं और हम निकलते हैं उसके बाद आगे, कि जो 21 तारीख का इस्तकबाल है उनका, अभी तक तो जो तादाद में कम लोग नज़र आ रहे थे, तो उसकी तौजीह पेश की गई मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं की तरफ से कि कॉर्नर मीटिंग्स हैं, जो जलसा है वो 21 तारीख को हो रहा है। लेकिन 21 तारीख के जलसे के बारे में भी जो कुछ इतलात हैं वो ये हैं कि 21 तारीख के जलसे में बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे। ये मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स तैयार हो रही हैं वो ये हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे, यानी वो हज़ारों में भी हो सकते हैं और शायद लाखों में भी हो जाएं। सही। लेकिन मसला ये है कि उनमें से जो अक्सरियत है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की हो सकती है, और वो हो सकता है कि वो मुस्लिम लीग नून के झंडे और उनके लिबास पहन के और उसमें वहाँ झूमते झामते और
नारे लगाते हुए जाएं और जब वहाँ पे पहुँचें तो वहाँ पे वो गड़बड़ हो जाए। आप देखें ये बिल्कुल इस तरह से है कि कराची में MQM का जब कई दफ़ा अब भी वहाँ पे कोई जलसा इज्तिमा होता है तो वहाँ बानी MQM का नारा लग जाता है, तो इस तरह का फिर उसके बाद वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये जो है ये एक जो है तशवीश है 21 तारीख के हवाले से कि वहाँ पर जो क्राउड होगा वो क्राउड जो है वो ऐसा ना हो, मतलब ये बताया जा रहा है कि ऐसा होने के इम्कानात हैं, ऐसे ये नहीं कि ऐसा ना हो, ये इम्कानात हैं कि वहाँ पे PTI के लोग पहुँच जाएंगे और उनके हाथों में झंडे होंगे मुस्लिम लीग नून के, और वहाँ जाने के बाद वो कोई और ही रंग में भंग या पता नहीं भंग में रंग या क्या करेंगे, कुछ करेंगे, ज़्यादा गड़बड़ करने के इम्कानात हैं उनके मीनार पाकिस्तान पे। तो ये भी इतलात हैं, जिसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब अब इन इतलात को ये वहाँ पहुँच चुकी हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक फिर अपना जो 21 तारीख का प्लान है वो कि कहाँ जलसा करना है, कैसे करना है। और ये जो खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ, क्योंकि आपको याद होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं इस्तेकबाल करूँगा, तो वो तो अंदर ही हैं लेकिन उनके जो कारकुनान हैं वो तो बाहर हैं ना, तो वो सारे उस दिन पता चला निकल आए, तो फिर कैसे लॉ एंड ऑर्डर तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। तो ये भी तशवीश है। और इस दौरान ज़ाहिर है कि मुकदमा भी साइफर का चल रहा है और वो भी किसी न किसी रुख पे जाके पहुंचेगा। और आज तवक्को थी कि आज ही केस ख़त्म हो जाएगा, इसकी समाअत मुकम्मल हो जाएगी एक्ट एंड प्रोसीजर, लेकिन अभी ये 9 तारीख तक चला गया। जी सर। तो ये सारे इवेंट्स हैं जो जन्म ले रहे हैं। और इसमें जो है मैं आपको सिर्फ एक बात, इसको बात को आगे बढ़ाते हैं। बात सारी ये है कि एक तो अफ़गानिस्तान का ही देखें ना कि चाइना में मुलाकात हो रही है अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की, और दावत किसने दी है? चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने। तो और मंगोलिया के ज़ाहिर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं जिनमें अच्छा दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो स्लोवाकिया का इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन जो यूक्रेन वाला, जिसमें कि प्रो रशियन रॉबर्ट फिको जीत गए, और ये हम पहले से बात कर रहे हैं कि 2-3 इलेक्शंस पे 2-3 वाक़यात पे नज़र रखें, तो उधर रॉबर्ट फिको जीत गए, और रॉबर्ट फिको जीत गए हैं। और साथ ही जो शट डाउन, ये जो कल मैंने बात की थी कि शट डाउन नहीं हुआ अमेरिका में, तो उसका एक इस शर्त पे नहीं हुआ शट डाउन कि जी यूक्रेन की मदद, उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका नहीं करेगा, अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करना बंद कर दी है इस वक्त। अच्छा ये जो है ये टाइम मैगजीन ने आज जो पहली हम देखें तो टाइम मैगजीन ने कहा है कि अब यानी यूक्रेन की मदद अमेरिका नहीं कर रहा, अमेरिका की जंग है, अमेरिका का फड्डा है, अमेरिका ने कहा है कि भाई एक मिनट ठहर जाएं, वहाँ पर जो मामला हुआ है उसके नतीजे में बजट डील इज अ ट्रेजेडी फॉर यूक्रेन, कि पैसा उनको नहीं मिलेगा तो वो आगे जंग क्या करेंगे। और फिर पॉलिटिको ने ये एक डॉक्यूमेंट लीक किया है, वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी यूक्रेन के बारे में जो है वो इसलिए बनी है कि वहाँ पे करप्शन बहुत बड़ी थ्रेट है। और फाइनेंशियल टाइम्स भी कह रहा है कि बैटलिंग करप्शन इन यूक्रेन, तो सारा मुद्दा जो है वो करप्शन पे डाल दिया है सब ने कि करप्शन इसलिए पैसा बंद कर दिया करप्शन। आपको पता है इन्होंने अपने सारे वजीर हटा दिए थे, वजीर दिफा, ये वो सारे करप्शन बहुत है वहाँ पर यूक्रेन में। लेकिन इसकी वजह से अब इस मरहले में अगर मदद बंद कर दी जाती है तो ये बड़ा मसला होगा। 886 बिलियन डॉलर्स का 886 बिलियन डॉलर्स का डिफेंस बजट इस साल मांगा था प्रेसिडेंट बाइडेन ने। मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, मार्च 2023। और उन्होंने यानी अगले एक साल का 886, यानी ये तकरीबन अगर एसोसिएटेड प्रेस को देखें तो 1 ट्रिलियन के करीब डिफेंस बजट जो है वो जा रहा था, जो 5th स्लाइड कह रही है, क्योंकि चाइना भी जेन में था, यूक्रेन भी जेन में था, सब कुछ था। अब लेकिन वो जो वहाँ से बयान हो रहा है वो ये बयान हो रहा है कि जी जो पैसे हैं वो रह गए हैं बहुत थोड़े, वो रह गए हैं सिर्फ 1.6 बिलियन। ये जो 8वीं स्लाइड है कि पेंटागन ने वार्न किया कांग्रेस को कि इट इज़ रनिंग लो ऑन मनी टू रिप्लेस वेपन सेंट टू यूक्रेन। ये फिर 886 नहीं 882 का फिर अल्टीमेटली 842 बिलियन का बजट फाइनल हुआ था। लेकिन अब एसोसिएटेड प्रेस ये कह रहा है कि सिर्फ 1.6 रह गए हैं, 25 बिलियन तो खर्च हो गए हैं। यानी अब 1.6 बिलियन कितने से चलेंगे यूक्रेन की जंग के लिए? यूक्रेन की जंग तो बिगड़ रही है। तो जो उनके कंट्रोलर हैं माइकल मैकॉर्ड, उन्होंने ये हाउस को बताया कि 1.6 बिलियन रह गए हैं, 25.9 बिलियन चले गए हैं। और उसके नतीजे में ये हुआ है जो यूक्रेन में हमें नजर आ रहा है कि जंग कहीं खत्म होती नजर नहीं आ रही। तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट बाइडेन आज जो है वो इतना ज़्यादा जज्बाती हुए कि उन्होंने जो CNN ने उनकी लीड लगाई है, स्टॉप प्लेइंग गेम्स, गेट दिस डन।
उन्होंने कहा बंद करो खेलना यूक्रेन के साथ और पैसे जारी करो, ठीक है ना, और मतलब ये कि बिल पैसे दो यूक्रेन को, ये 17 नवंबर तक शट डाउन के लिए जो पैसे रोक दिए पैसे दो। और CNN ही कह रहा है कि वो यूक्रेन कह रहे हैं कि वी कांट डू इट अलोन, हम नहीं लड़ सकते। यूक्रेनियंस रिएक्ट कर रहे हैं, एडिशनल फंडिंग यूएस ने पैसे देने बंद कर दिए। दरमियान में CNBC के अंदर, अच्छा दरमियान में अमेरिका में एक और चुटकुला चल पड़ा है कि ऐसा तो नहीं कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स यानी जो उनके मैकार्थी हैं और बाइडेन के दरमियान कोई खुफिया मामला तो नहीं तय पा गया खामोशी से कि यार यूक्रेन की मदद को हमने मिल के ब्लॉक करना है। तो ये CNBC ने इसके ऊपर बहस छेड़ी हुई है। 11वीं स्लाइड देखेंगे, कांग्रेस एंड वाशिंगटन वंडर इफ बाइडेन एंड मैकार्थी कट सीक्रेट यूक्रेन फंडिंग डील, आपस में तय तो नहीं कर लिया खामोशी से कि यूक्रेन का पैसा बंद करना है, तो ऐसा है कि तुम उधर से कहो मैं इधर से अच्छा आदमी बनूंगा, ये बनूंगा, ये मामला चल रहा है, ये गड़बड़ घोटाला। तो ये जो है ये यूक्रेन की जंग को अब कैसे हल करना है, या तो चाइना, फिर दोबारा चाइना का फार्मूला आएगा, या आएगा मिडल ईस्ट का फार्मूला, ये सऊदी अरेबिया में जो जाहिर है कि जब आप याद करेंगे जब यहाँ पे अरब समिट हुई थी अरब लीग की, तो जेलेंस्की यहाँ पर आए थे। इसी तरह से चाइना की तरफ से एक पूरा प्लान किया था। चाइना के जो सफारतकार हैं वो मॉस्को गए थे और वो यूक्रेन भी गए थे, लेकिन वो उस वक्त जंगबंदी नहीं हो सकी थी। ये ममालिक हैं, यूरोप के मुल्क एक्टिव हो सकते हैं इसमें अफ्रीकन यूनियन, जाहिर है कि बहुत बड़ा आपको बज़ाहिर नज़र आता है कि अफ्रीकन यूनियन ऐसे ही वो क्या करेंगे बीच में, लेकिन अफ्रीकन यूनियन बहुत बड़ा ग्लोबल साउथ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी, लेकिन अंदर ज़ाहिर प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, वो मुख्तलिफ मुल्कों में बगावतें हो गई और ये सारा हो गया। तो बहरहाल की कोई ना कोई मोस्ट प्रॉब्ली चाइना या मिडिल ईस्ट में से कोई आएगा और वो ये जंगबंदी की तरफ लेके जाएगा इनको, क्योंकि जंग अब फंस गई और अमेरिका पीछे हट गया और वॉर फटीग में चला गया। ये लंबी वॉर खिंच गई है उनकी तवक्को से ज़्यादा। और इसमें जो है ये बड़ी एक अजब सी बात है कि इसमें जो यानी आप ये देखें कि यूरोपीय यूनियन ने $5 बिलियन का कहा है कि हम $5 बिलियन देंगे, और 5 बिलियन उन्होंने कहा है देने के लिए। लेकिन स्लोवाकिया के आने के बाद और फिर उसके साथ हंगरी और फिर उसके साथ टर्की, और टर्की जो है वो अज़रबैजान जीत गया वहाँ पे, पाकिस्तान के लिए नारे लग रहे हैं, मैंने पहले भी बात की थी। और आर्मीनिया की एक बदतरीन शिकस्त हुई इन्हीं दिनों में। आर्मीनिया को इंडिया सपोर्ट कर रहा था, इंडिया खुदा जाने क्यों उन्होंने डंप कर दिया आर्मीनिया को। अमेरिकन तो अज़रबैजान के साथ भी हैं, आर्मीनिया अमेरिकन दोनों के साथ हैं उनके सफारती ताल्लुकात, लेकिन इंडिया की तो बहुत इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पे। तो एक तो आर्मीनिया में शिकस्त हुई, दूसरा जो है वो मामला वो मालदीव में हुआ है। अच्छा, मालदीव का मैं ये यकीनन वहाँ पे जो संजीदा लोग हैं उसको इस बात का अंदाज़ा, उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि मालदीव का जो इलेक्शन हारना है वहाँ पे इब्राहिम मोहम्मद सालेह का, वो कितना बड़ा सेटबैक है। वो सेटबैक इतना बड़ा सेटबैक है कि वो इंडियन ओशन को, जिसको वो यानी यहाँ पर पूरी जो इंडियन ओशन की, यानी एक तो था ना कि ईस्ट लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, ये वो सारा नॉर्थ को देखें, साउथ को देखें, ईस्ट को देखें, इंडियन ओशन पूरी स्ट्रेटजी मालदीव पे डिपेंड कर रही थी। मॉरिशस पे कर रही थी, मॉरिशस ने पहले इनकार किया, अब मालदीव पे कर रही थी। तो मालदीव में जो मोहम्मद मौज जीते हैं, उन्होंने मोहम्मद माज ने जीतने के बाद जो बात की है, जो अल्फाज, अच्छा यहाँ पर अड्डा, यहाँ पर मिलिट्री बेस एक बनी थी, और मिलिट्री बेस के लिए मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि अगर हम देखें कि हिंदुस्तान टाइम्स फरवरी 2021 का, तो इंडिया मालदीव साइन एग्रीमेंट्स ऑफ डेवलपिंग नेवल हार्बर एंड बूस्टिंग डिफेंस। पहले जब मुआहदा करने के लिए वहाँ पर गए थे जयशंकर जी 2021 में, 2020 में ये आइडिया आया था। अगर 17वीं स्लाइड देखें तो सिक्योरिटी अलाइज, ठीक है, ये बना था, ये जयशंकर वहाँ गए थे और वहाँ पे सिक्योरिटी अलाइज दिल्ली एंड मालदीव्स इन पैक्ट फॉर हार्बर, वहाँ पे पूरी एक बंदरगाह को बनाने के लिए वहाँ पर ये कि वहाँ पर फौज आएगी और नेशनल डिफेंस फोर्स, कोस्ट गार्ड, हार्बर, और एक हार्बर पूरा वहाँ पर ये एक तय आ गया था कि एक नेवल बेस होगी, फौज वहाँ पे रहेगी। और प्रोजेक्ट जो है इज सीन एज अ की टू इंडिया एंड मालदीव्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, पर्टिकुलरली गिवन बीजिंग्स इंक्रीजिंग फुटप्रिंट इन इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, IOR के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अनाउंसिंग द पास एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा है, और ये जो है ये
जो रीजनल जिसको HADR उन्होंने कहा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स और पर्सनल, लेकिन ये जो था ये हार्बर उन्होंने सिक्योरिटी अलाइज बन गए। फिर उसके बाद जो है अगर हम इसको देखें डिप्लोमेट ये 2020 का, तो उसमें भी इंडिया सागर पॉलिसी जो है इन द इंडियन ओशन रीजन, तो वो भी ये बता रहे हैं कि जी ये पूरी पॉलिसी के लिए बहुत अहम है और ये इनकी सागर पॉलिसी है और ये इंडियन ओशन पर अल्लाह खैर सा। लेकिन हुआ क्या है कि जीतने के बाद सबसे पहला ऐलान किया हुआ है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। नए सदर जो जीते हैं उन्होंने इंडिया की फौज के लिए जो गुफ्तगू की है वो तो फतह का जश्न मनाया जा रहा है मालदीव में, क्योंकि इंडिया आउट के ऊपर वो इलेक्शन जीते हैं। अब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कह रहे हैं मालदीव्स न्यू प्रो चाइना प्रेसिडेंट इलेक्ट वॉज टू किक आउट इंडियन मिलिट्री, किक आउट इंडियन मिलिट्री। उन्होंने पहला नारा ये लगाया कि इंडियन फौज को यहां से निकाल दिया जाएगा, किक आउट। आप जरा अल्फाज का चुनाव, ये इससे ज्यादा सख्त जबान असल में इस्तेमाल हुई है मोहम्मद मुइज़ की जानिब से। और अब आप ये देखें कि इस पूरी पिक्चर, ये जो मैं बात काफ़ी दिनों से कह रहा था कि आप ये बराह करम, मुझे नहीं पता कि ये वहाँ पर किन मामलात में उलझे हुए थे, ये अमेरिका और कनाडा और इधर और वो सारा। इसको एसोसिएटेड प्रेस क्या किस तरह दे रहे हैं, 18वीं स्लाइड, मालदीव्स प्रेसिडेंट इलेक्ट सेज ही इज कमिटेड टू रिमूविंग इंडियन मिलिट्री फ्रॉम आर्कब्लेगो, और ये निकालेंगे, फौज को निकालना है। और फिर उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स कुछ अर्से पे मालदीव लैशेज आउट एट कॉल्स फॉर इंडिया मिलिट्री इंटरवेंशन, वहाँ की पब्लिक के अंदर बड़ा गुस्सा था इस पर। और फिर मालदीव्स जर्नल जो है वो, ये कुछ अर्से पहले जब इब्राहिम सालेह की हुकूमत थी, तो उस वक्त का मैं आपको ये मालदीव जर्नल दिखा रहा हूँ कि इंडियन एम्बेसडर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे वहाँ पे कि वो बाकायदा उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर के दौरे करते थे। अब उन्होंने कहा जनाब यहाँ से निकल जाओ, यानी बकौल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और एसोसिएटेड प्रेस का। मुझे बताएं कि इंडियन ओशन की ये पॉलिसी जो है, ये इसको किस तरह से सुधारना है, कैसे सुधारना है, ये उनका मसला जी। फिर उसके बाद अगर चंद बात है तो मैं थोड़ी सी और बात कर लूँ। फाइनेंशियल टाइम्स, अब फाइनेंशियल टाइम्स ने, मुझे नहीं पता कि जयशंकर जो हैं ये मैं कम से कम बहुत उनको हमेशा समझता रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ऐसी शख्सियत हैं जो कि बैलेंस करते हैं राजनाथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाकी जो शख्सियात हैं उनकी पॉलिसी को वो बैलेंस करते हैं बड़ी हद तक। लेकिन यह है कि यहाँ पर जो मामलात हैं वो कुछ ख़राब हो गए हैं, और वो ख़राब इसलिए हो गए हैं कि ये जो मामला है, ये भूल जाएं कि ये मामला जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके जो कनाडा से ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, ये मामला सिर्फ कनाडा तक है, ये मामला कनाडा तक नहीं रहेगा। 12वीं स्लाइड, कनाडा तक नहीं रहेगा। इंडिया टेल्स कनाडा टू विथड्रॉ डजन्स ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी तादाद में कनाडा के जो सफारतकार हैं वो इंडिया छोड़ दें, इंडिया छोड़ दें, 10 तारीख तक इंडिया छोड़ दें, कोई 41 डिप्लोमेट्स, वरना हम 10 तारीख के बाद उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ख़त्म कर देंगे। ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बहुत, ये नहीं, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में जाएं ना, तारीख उठाएं, तो सबसे पुरानी अगर कोई हमें एक रवायत नज़र आती है तो वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की होती है कि फ़लाने मुल्क का एलची आया है, फ़लाने तो बादशाह उसको एलची को तरीके से पैगाम लेकर आया है तो बादशाह उसको जवाब दे के भेजेगा, तोहफे वो लेकर आया है, अगर दुश्मन मुल्क भी है तोहफे लेकर आया है वहाँ से उनका एलची दरबार में, तो यहाँ से बादशाह मैसेज देगा सख्त, लेकिन वो तोहफे तायफ दे के कहेगा कि अपने बादशाह को भी बताएं। ये अपने कहानियों में, नावलों में सुना हुआ है। अब जनाब उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, तो इंडिया कह रहा है कि ये इनके डिप्लोमेट्स को निकाल दिया जाए। ये वियना 1961 का जो कानून है, अब तो दुनिया उस पर चल रही है ना, वियना का जो कन्वेंशन था, डिप्लोमेटिक कन्वेंशन, लेकिन है ये बहुत पुराना कानून। ये बड़ा तरीके से कि आपके यहाँ दूसरे मुल्क के मेहमान आए हुए हैं और सफारतकार हैं। अब ये और इंडिया में इसलिए ज़्यादा सफारतकार हैं कि बहुत बड़ी तादाद में कोई 13 लाख के करीब ऐसे लोग हैं इंडिया में जो इंडियन आज़ाद कैनेडियंस हैं, तो इसलिए बड़ी तादाद में उनको सफारतकार भी चाहिए जो काउंसलर्स हों, ये प्रोसेस करें। अब इस सबको निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद आपकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। यानी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ख़त्म होने का, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है कि बहुत सारे यानी मसाइल से आपको मुकदमात और एक इम्यून होते हैं आप, और वरना ये होता है कि अगर इम्यूनिटी ख़त्म हो जाए तो पर्सोना नॉन ग्रेटा। पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब ये होता है पर्सन नॉट वेलकम। तो ये पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे दिया जाएगा और आप सारे के सारे लोग जो हैं वो इंडिया छोड़ दें। ये अपने मुल्क में इन कनाडा के सफारतकारों को निकाल रहे हैं, और ये हमेशा टिट फॉर टैट होता है कि कनाडा भी जवाब में निकालेगा। ठीक है सर, ब्रेक ले लेंगे, एक वक्फा लीजिए। नाज़रीन वापस आएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, 21 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापसी के हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा है। उनकी कानूनी टीम ने भी तैयारी कर ली है, तो क्या मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं? देखिए, अभी तक तो उनका है बिल्कुल क्लैरिटी कि 21 तारीख को वो आ रहे हैं वतन वापस, और ये भी क्लैरिटी है कि कानूनी मसाइल हैं जिनका उन्होंने सामना करना है। इशू जो है वो सिर्फ अब ये है, और बयानी वगैरह की जो बात चल रही थी उसको भी थोड़ा सा देख ही लिया सबने, लेकिन इशू ये है कि क्या जलसा जो है 21 तारीख को, क्योंकि एक तो मुल्क के हालात, और दूसरा जो है कि 144 ज़ाहिर नहीं होगी, उठानी पड़ेगी, और 144 नहीं होती और जलसे में तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में है इतला कि वो बड़ी तादाद में निकल के वो पहुँचेंगे, तो फिर क्या सूरत हाल डेवलप हो जाएगी। तो एक मशवरा ये भी दिया जा रहा है कि वो कानूनी रास्ते को पहले इख्तियार करें और मुख्तसर सी बात करके, और वो जो बड़ा जलसा प्लान हो रहा है मीनार पाकिस्तान का, मतलब एक ऑप्शन है, वो चाहें तो वो कर भी सकते हैं, लेकिन ये गालिबन है इतला कि वहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल बन सकती है कि वो पता चला कि वो तहरीक इंसाफ का जलसा निकला, सही, ठीक है ना, और वहाँ पर जो है वो मतलब है कि मियाँ साहब खड़े हैं और वो तब्दीली आ गई है, आ नहीं रही, आ गई है कि नारे लग रहे हैं, तो ये मतलब है कि मतलब अजीब सी एक समा पैदा हो जाएगा। तो ये शायद एक मशवरा है कि जी वो जो है वो कानून का रास्ता पहले इख्तियार करें और मुख्तसर सी बात करके फिर वो चले जाएं, और बड़ा कोई जलसा जो है वो शायद अरेंज ना करें। और शायद अच्छा, जलसे में जो एक बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसमें जो ख़बर है वो ये कि तहरीक ये अपना मुस्लिम लीग नून तो तहरीक कर रही है, उनसे ज़्यादा तहरीक खामोशी के साथ तहरीक इंसाफ भी लगी हुई है कहीं दरमियान दर। हाँ, निकलने के वो मतलब है कि बस पहुँचो, निकलो निकलो निकलो, कपड़े उनके पहन के उनके झंडे उठा के निकलो, तो इस तरह का मसला ये खड़ा हो सकता है बिल्कुल। और मैं आपको बताऊँ कि ये कराची में एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब ज़ाहिर है कि ये मामला जब हुआ, जनरल एहतशाम ज़मीर साहब के मामला तय हुए 2002 के इंतखाबात के बाद बानी एमक्यूएम के साथ, तो उसमें जो 2-3 शराइत थी उनमें से एक शर्त ये थी कि बानी एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये शर्त थी कि आपकी हुकूमत आ जाएगी, आप नहीं आएंगे, और एक दो और शख्सियत का नाम दिया गया था कि वो भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो अब मसला ये हो गया कि हुकूमत आ गई मगर वो खुद नहीं आ सकते थे, तो क्या करें बानी एमक्यूएम। तो तरीका उन्होंने ये निकाला कि वो जब जलसा होता था तो जलसे में वो पूछते थे कि अपने अंदाज में कि मुझे बताओ मैं वापस आ जाऊं, मैं आ रहा हूं, तो नीचे सारे लोग कहते नहीं भाई नहीं भाई नहीं, आप मतलब ये एक तरीका होता है। अब तो कहते नहीं मैं आ जाऊं, मैं आ रहा हूं, नहीं भाई कुछ रो रहे हैं, रोक दिया, रुक गए। अब एक दिन क्या हुआ, ये 2014 का वाक़या है, 2013 के आखिर 14 का वाक़या है। अचानक किसी ने शरारत की बीच में, सही, और उन्होंने कहा वहां से कि मैं वापस आ रहा हूं, तो यहां से आवाज लगी आइए जी आइए तशरीफ लाइए। अच्छा, उसके बाद वो कॉल वॉल कटी और मामला बना, उसकी फिर इंक्वायरी शुरू हुई कि ये किस क्या आप वाकई कह दिया कि आ जाए। ये तो एक सियासी मामला था जिसका जवाब ये होना चाहिए कि नहीं नहीं आपने नहीं आना, आपने नहीं आना। फिर तहकीकात शुरू हुई, फिर पता चला कि अंदर से कुछ शैतानी दिमाग रखने वाले लोग थे उन्होंने ये प्लान बनाया था कि वो उधर से कहेंगे कि मैं आ जाऊं, तो ये कहेंगे आ जाएं बिस्मिल्लाह, फौरन आए। तो ये अब उसके बाद गड़बड़ हो गई, और बाकायदा फिर उनको मतलब है कि पार्टी के लेवल पे उनसे निपटा गया। सही, उस अंदाज में उन दिनों में जिस तरह निपटा जाता था उस तरह निपटा गया। तो ये एक बड़ा ट्रिकी सा मसला होता है कि कारकुनों से क्या कहना है। मतलब अब जैसे अब लोग ज़ाहिर है कारकुन उनके तो जो हैं वो उनके ही हैं, उनके, लेकिन ये कि उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि भाई ये प्लेटेड सा या वो उनके कारकुन है वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो चार्ज हैं वो तो तहरीक इंसाफ के हैं, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी भी लगी है, गिरफ्तारियाँ भी हैं। ये भी तो उनको एक मौका मिल रहा है कि भाई सड़कों में निकलना है तो निकलो और एहतजाज रिकॉर्ड कराओ, बाद में जो होना है वो देखा जाएगा। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो सकता है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो एक्ट एंड प्रोसीजर बिल की आज की समात थी, उससे जो मजमूई तौर पे जो वकला और बाकी जो वहाँ पे हमारे जो रिपोर्टर साथी वहाँ पे मौजूद थे, तो एक तकसीम तो है आइडियाज़ में। अब वो जज साहिबान जो हैं वो क्या फ़ैसला इसका करते हैं, क्योंकि इसके फ़ैसले के असरात बहुत ज़्यादा होंगे। एक तो ये कि अदालत वो तो शायद हो जाए, अभी तक जो बात की जा रही है कि वो एक की जगह वो 3 की कमेटी बने और वो चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात वगैरह आगे चले जाएँ।
लेकिन जो दूसरा मामला है कि जी वो राइट ऑफ अपील और ये सारा, तो वो पिछले जो फैसले हो चुके हुए हैं उन फैसलों का क्या बनेगा। अब वो चाहे फैसले बंदयाल साहब के दौर में हुए हैं या साकिब निसार साहब के दौर में हुए हैं या वो खोसा साहब के दौर में, तो ये मामला कहाँ तक जाएगा कि जो कब तक सुमोटो का इख्तियार था और कब तक बेंच बने, तो कब तक, तो ये अब, और उसके ऊपर जो है वो ये भी आज बात होती रही कि क्या पार्लियामेंट इस मौजूदा हैयत में जो उसकी थी तहरीक इंसाफ के निकलने के बाद वो क्या कर सकती थी, या इसमें 2/3 के हवाले से ये भी सवाल उठे। तो ये एक बहस से ऐसा लगा बज़ाहिर कि वो अभी भी जो है वो मुख्तलिफ दलाइल जो हैं वो दोनों तरफ से आएंगे, और शायद अगर फैसला इसका आता है तो वो फैसला भी यानी कोई एक तमाम जज साहबान शायद एक ही फैसला, यानी उसमें भी डिवीजन हो सकती है कि इतने जजेस एक तरफ थे, इतने एक तरफ थे, इतनों ने कहा ऐसे, इतनों ने, या ये कोई एक शिक उड़ जाए, कोई एक शिक ना उड़े। तो लेकिन इसकी वजह से जो है वो जाहिर है कि अब वो जो राइट ऑफ अपील और वो सारा मामला है, तो नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन जाहिर उनके जहन में तो है 21 उन्होंने अनाउंस कर दी, फैसला कल आता है या फैसला जो है वो 9 तारीख को आता है, जब भी होता है। लेकिन यह है कि इस दौरान असल जो चीज़ है, असल जो मामला है, ये तो है ना सियासत, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की, वो सारा वो तो सियासत है। असल जो है वो उसमें नजर रखें, वो जो एपेक्स कमेटी के अंदर हो रहे हैं बात फैसले, असल वो है जो पकड़ धकड़ हो रही है। देखिए असल वो है कि जी आपने ये टारगेट ये होना चाहिए कि जी अगर इलेक्शन जनवरी में होता है, अभी तो इलेक्शन कब होना है मैं ये नहीं पता, सदर ने ऐलान किया हुआ है नवंबर का, इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है जनवरी के आखिरी हफ्ते में, वो तारीख तो है नहीं, अभी ये भी डिसाइड होना है। लेकिन ये कि चले अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते में होना है, तो अब जनवरी के आखिरी हफ्ते तक हमने क्या क्या करना है, हमने डॉलर को कहाँ तक लेके जाना है, हमने चीनी के लोगों कितने पकड़ने हैं, ये मैं बताऊं, ये पकड़े बगैर इनका कोई हल नहीं है। इनको पकड़ के, मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाह रहा, इनको टोटल इनके साथ इनको दबड़दूस करके जूते मार के इनको जेलों में डाल दिया जाए, क्योंकि ये इनको फिर निकालते हैं, ये फिर उससे जो है ना ये 6 गुना बड़े बदमाश बन के निकलते हैं। एक दफ़ा ये पूरा नेक्सस ख़त्म हो स्मगलर्स का, ये हुंडी का, ये जो लूट खसूट, ये बिजली चोरी, पानी चोरी, ये सारे मामला जितने एक टारगेट बना लें, और चूंकि ये कई डायमेंशंस में काम कर रहे हैं, कहीं पुलिस कर रही है, कहीं FIA कर रही है, कहीं फौज कर रही है, कहीं वो जो है वो नैब लगी हुई है, एक्टिव है, तो ये सारे जो कानून नाफिज करने वाले, और फिर अवाम, सबसे बढ़ के तो अवाम स्टेक होल्डर्स है ना, वो इसके अंदर कॉपरेट करें। तो ये महीने 2 महीने का एक टारगेट रख लें कि जी इलेक्शन से तक आते आते रुपया इतना होना चाहिए, इतनी स्मगलिंग, इतने केसेस, इतने मामलात ये यहाँ तक पहुँच जाएं, फिर हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जहां हम इलेक्शंस को देख रहे हैं वहां ये जो ऑपरेशन, देखिए दहशतगर्दी जो हुई है अभी ईद मिलादुन्नबी पे, बिल्कुल, तो मतलब पूरा मुल्क उसमें, पूरी दुनिया बल्कि हिल गई थी कि भाई इतनी सरमायाकारी बाहर से लानी है आपने, इतना कुछ यहाँ होना है, तो ये कौन से अनासर हैं जो दरमियान में, और ये हो ही नहीं सकता कि इसमें बाहर के इसमें लोग ना हो और इशारे करके, क्योंकि पाकिस्तान में आप ना स्ट्रेटेजिकली जब थोड़ा सा गेन करता है, थोड़े से फतुहात हासिल करता है रीजन स्ट्रेटेजी में आगे पीछे दाएं बाएं, तो काफ़ी लोगों को, ख़ासतौर पर उन लोगों को जिनको मुख्तलिफ महाज़ों पे शिकस्त हो रही है, खारजा महाज़ों पे ख़ासतौर पे, इंटरनल तो है ही लेकिन खारजा महाज़ों पे भी शिकस्त हो रही है, तो वो फिर डिस्टर्बेंस पाकिस्तान में पैदा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा, मुझे सुबैरा सलीम को दी दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। अपने दोस्तों रिश्तेदारों फिर दोनों वाकई लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।